फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3 साइंस विषय का। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 4 और 5 ये 4 विषय मैंने बना दिए थे। 4 सेट बना दिए थे, 1, 2, 4 और 5 बना दिया था। सेट नंबर 3 रह गया था, तो सेट नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। और जैसा मैंने हर सेट में बताया आपको कि सितंबर से लेकर अभी तक जितने भी मैंने पेपर आपके लिए डाले, चाहे अर्धवार्षिक हो, सावधि परीक्षा के हों, प्री बोर्ड के हों, और उसके अलावा मैंने मासिक जांच परीक्षा के भी प्रश्न पत्र कराए हैं। अगर उनको पढ़ लेते हो और ये मॉडल पेपर पढ़ लेते हो तो गुरु जी गारंटी है 90% स्कोर आपका आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। प्लेलिस्ट नहीं है आपके पास तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ज़ीरो हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। 10th की प्लेलिस्ट देखिए, आपको सब कुछ उसमें मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, तो वहीं से आपको सारा का सारा समाधान मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको लोगों को हेल्प मिलेगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इस पूरे PDF की लिंक भी मिल जाएगी। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी लिंक मैं डाल दूंगा, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आउट जरूर करा लेना, प्रिंट आउट कराने से ही आपका फ़ायदा होगा। वीडियो देख देख करके आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। PDF जरूर बनवा लेना, प्रिंट आउट जरूर करवा लेना, प्रिंट करवा लेना, प्रिंट करवा लेना। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण का बराबर होता है परावर्तन कोण, तो वो भी 60 डिग्री होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं, जिसको F से डिनोट किया जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो F बराबर होता है R/2। हमारे पास वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी? 54, तो यहाँ पे 54 रखेंगे। R की जगह R/54/2, 54 का आधा कितना होता है? 27। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, हर बार पूछा गया, हर सेट में आता है। चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे उसका समान आकार का और उल्टा प्रतिबिंब बन जाए? तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखते हैं, मैंने इसके लिए वीडियो अलग से बनाया है कि कौन से दर्पण में कहाँ पे बिंब रखा जाए, कैसी इमेज बनेगी। सारे के सारे केसेस सॉल्व कराए हैं इसमें। आपके 4 केसेस हैं, 3 केसेस हैं, सभी को सॉल्व कराया है। तो वक्रता केंद्र पर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव ऐसा होता है, अवतल दर्पण ऐसा होता है, और हेडलाइट में यहाँ पे बल्ब लगी रहती है और उसके ऊपर यहाँ पे ग्लास लगा रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है, ये कौन सी घटना है? तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वायु में, क्योंकि इसको अवरोध कोई भी पैदा नहीं करेगा। उसके बाद में उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ध्यान रखना है, इसका मैंने बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, अवतल उत्तल दर्पण दोनों को समझाया है। उसके लिए इसी 10th क्लास की लिंक में ही वो वीडियो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ढूंढने जाना, आपका 10th क्लास ही आपका सब कुछ उपचार है। आपके सारी रोगों का इलाज है ना, ये 10th क्लास की प्लेलिस्ट है। तो इस 10th क्लास की प्लेलिस्ट आप देख लेना, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। 9th जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 9th क्वेश्चन में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायप्टर होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर एक वस्तु किसी लेंस 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है, जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। उस लेंस द्वारा उत्पन्न अवर्धन कितना होगा? तो जब 3 गुना बड़ा बना तो इसी को अवर्धन बोलते हैं। तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो दृष्टि पटल में हमारी जो फोटो है, इमेजेस बनती हैं। 12वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो उसको अवतल लेंस से दूर करते हैं। अगर दूर दृष्टि बोलता तो उत्तल लेंस यूज होता। ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि जो दे दिया बस उसी को रट लिया, रटने से काम नहीं चलेगा। अगर रटना ही है तो आप, मैंने जितना पेपर बताया है, जितने भी मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं, सबको पढ़ लो। रटने की ज़रूरत है तो आप रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? तो सामान्य नेत्र की दूर बिंदु अनंत होती है। अगर सामान्य नेत्र की पास की निकटतम बिंदु पूछता है तो 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें भी मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बता दिया। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए किस जैव पराक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो श्वसन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना है आपको, जैव पराक्रम की बात हुई है तो यहाँ पे श्वसन आ जाएगा। सामान्य नेत्र की दूरी हमेशा अनंत रहेगी, ध्यान रखना।
नेत्र की दूरी दूर बिंदु। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कितनी बार बताऊं आपको, हर वीडियो में बताता हूं मैं, आप ध्यान रखा करो। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है। ठीक है, ये भी आपका सेट नंबर 1 में आया हुआ है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो इसमें अभिक्रिया में आपका सी का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर कंबाइन हो रहा है। उसके बाद में आते हैं 18वें क्वेश्चन पे, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो AgNO3 प्लस NaCl गिव्स NaNO3 और AgCl। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो सही था उसमें। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु यानी कि आपका HCl अम्ल डालने पर क्या होगा। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करेगा। तो लिटमस जो है रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करेगा। आप अलग अलग विलियन में डालोगे, अलग अलग कलर ये दिखाएगा। इसके बाद आते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो ये भी सेट 1 में आया था, जिप्सम का जो है वो प्रयोग करता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो सी ऑप्शन को याद भी रखना है आपको। 20वां है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। लो यहाँ पे पूछ भी लिया, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जो है संयोजन अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और पानी बना रहा है। तो क्या बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया। 24 नंबर है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ये भी सेट 1 में पूछा गया था। 25 नंबर है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। तो उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो पीएच संभवतः कैसा होगा। नीला लिटमस अगर लाल हो जाता है तो पीएच का मान 7 से घट जाता है, यानी कि 2 होगा, यानी कि 7 से कम होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन पाचन करता है। तो वो खाद्य रिक्तिका में भोजन पाचन करता है। और वो किस अंग से भोजन जो है ग्रहण करता है, वो कूटपाद से करता है। ये ध्यान रखना है, अलग अलग क्वेश्चन बता दिया मैंने। 28 नंबर है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेप्सिन करती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। तो अमीबा में होता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 दाईं साइड और 2 बाईं साइड, मतलब आपके शरीर के नहीं, वो हृदय के पास ही। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। तो यहाँ पर पित्त जो है ये क्षारीय करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद में 32 नंबर है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है वक्राणु है। सी ऑप्शन आपको जो है करेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका पूछा गया 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्प उत्सर्जन द्वारा नहीं होता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा कौन सा काम नहीं होगा। तो यह भोजन का संवहन नहीं करता है। ठीक है ना, ये जो है भोजन का संवहन नहीं करता है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी पौधा है। तो वो है पपीता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराया था सेट नंबर 2, तो पपीते के बारे में उसमें पैसेज आया था। पपीता बहुत अच्छी चीज़ है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो यहाँ मुकुलन है, यहाँ पे तो कौन सा आ जाएगा। यहाँ पे मुकुल है तो सीधा सीधा मुकुलन हो रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चित्र आपके बुक में भी दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। तो वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट, अगर लड़कियों में पूछता तो इसमें आपका लड़कियों में पूछता तो कौन सा आ जाता, आपका लड़कियों में आ जाता प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। तो गर्भाशय जो है मादा जनन का भाग है। उसके बाद में 38 नंबर है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। अधिकांश जो है सौर ऊर्जा से। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता।
तो नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा का भाग नहीं है, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा ही नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, इसमें से बाकी ये नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत नहीं है। इसके बाद 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? फिर से जैव मात्रा की पूछी गई, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ये हमारी जैविक नहीं होती है, इसको हम अपने हिसाब से बनाते हैं, और ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका साइंस का सेट नंबर 3। इसके अलावा सेट नंबर 1 2 3 4 5 आपके सारे सेट हो गए हैं। मैथ का आपका सारा सेट हो गया, 1 से लेकर 5 सेट तक आपके साइंस के हो गए हैं, 1 से लेकर 5 सेट तक आपके मैथ्स के हो गए हैं, 1 से लेकर 4 सेट तक आपके एसएसटी के हो गए हैं, 1 से लेकर 2 सेट तक आपके इंग्लिश के हो गए हैं, 1 से 2 आपके 3 सेट हो गए हैं हिंदी के, आपका संस्कृत का हो गया है 2 सेट, इसी तरह से आपका हिंदी बी का हो गया है सेट। तो इस तरह से सारे सेट्स मैंने कराए हैं। लिंक आपको कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 10th के लिंक नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर दे, दूसरों के साथ शेयर कर दे, ताकि उनकी भी मदद हो पाए, वो लोग भी जो है आपको आपके साथ बढ़ें और पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।